हेलो एवरीवन, जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में जो बोर्ड के एग्जाम में वो फेस करते हैं। पहली कि एग्जाम के पहले उन्हें सब कुछ पता होता है, सब कुछ याद रहता है, लेकिन जैसे ही बोर्ड की कॉपी लिखने के लिए जाते हैं तो आंसर जहां से स्टार्ट हो रहा है उसका पहला ही वर्ड वो भूल जाते हैं। फिर वो सोचते रहते हैं 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट तक सोचते रहते हैं और टाइम और बीतता जाता है। हार्ट बीट बढ़ रही होती है कि क्या मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा भी या नहीं। इस चक्कर में आता हुआ भी क्वेश्चन और भूल जाता है। सेकंड क्या होता है कि पहले सब कुछ याद था, एग्जाम में पहुंचे हेडिंग भूल गए, टॉपिक पता है हेडिंग उसकी भूल गए, कौन कौन से हेडिंग थी, इसमें किस किस पॉइंट पे हमें लिखना था। थर्ड थिंग्स, बच्चों के मेजर डाउट ये होते हैं कि सर क्या हो कि अगर मैंने लाइन टू लाइन आंसर नहीं लिखा तो क्या उस पर मार्क्स मिलेंगे या मार्क्स कटेंगे। और जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको किन किन मिस्टेक्स को नहीं करना है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। सर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बोर्ड का एग्जामिनर रह चुका हूं, मैंने बोर्ड की कॉपियां चेक की हैं, मुझे मार्क्स स्कीम पता है कि कैसे मार्क्स दिए जाते हैं और बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, तो डेफिनेटली आपको बता सकता हूं। समझते हैं जरा। अगर आपने इस वीडियो को ठीक से देखा और समझा तो हर एक पेपर में मैं गारंटी देता हूं आपके 3 to 4 मार्क्स ज्यादा आएंगे इन चीजों को अगर आपने अप्लाई किया। और सोचिए 5 से 6 पेपर हैं आपके, तो अगर सपोज करो 2 मार्क्स ही ज्यादा आते हैं तो 6 2 12 मार्क्स ज्यादा आ गए। सर 2% ज्यादा आ गए आपके, और क्या चाहिए आपको, है ना। पूरी लाइफ टाइम के लिए 2% तुम्हारा बढ़ गया, 12 मार्क्स बहुत है इतना। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 100% सिलेबस को कवर करना चाहते हैं। क्या ये सही है या गलत है? मैं कहूंगा सर, अगर जो आपने पढ़ लिया है सबसे पहले, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपका कवर हो गया है, उसके बाद आप अगर कहते हैं कि मेरा 100% मैं कवर करना चाहता हूं तो ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर आपकी 50% 60% 70% प्रिपरेशन है और आप अभी चाहते हैं कि जिन टॉपिक्स को आपने नहीं पढ़ा उनको भी कवर करें, 100% सिलेबस कवर करें, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा, मिस्टेक होगी आपकी ये सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको 100% नहीं बच्चों, मैं आपको बताऊं, आपको पहले टारगेट क्या रखना है। अगर आपका 60% सिलेबस कवर है तो आपको याद रखना 80% सिलेबस कवर करने के चक्कर में पढ़ना चाहिए। रीजन क्या है इसका? रीजन मैं ये बता रहा हूं क्योंकि सपोज करो आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें ऑप्शन आता है आपको, तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने होते। आउट ऑफ 12 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते, आउट ऑफ 10 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते, आउट ऑफ 5 आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो 100% नहीं आपको पहले कवर करना है, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन 80% है तो पहले क्या करिए, 90% सिलेबस को कवर करने की कोशिश करिए। आप पहले इसको कवर करने की कोशिश करिए। मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उनको अगर आपने पढ़ लिया है तो ज्यादा से ज्यादा पहले उनको रिवाइज करिए। अगर उस पर कॉन्फिडेंस है, अगर आपकी प्रिपरेशन 90% है तो उसके बाद मैं ये बोल सकता हूं कि आप 100% के चक्कर में पढ़िए, अदरवाइज मत पढ़िए। अगर आपने 90 to 95% भी सिलेबस कवर किया ना तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप 100% कह सकते हैं कि आपका सिलेबस कवर है। तो पहली चीज ये नहीं करनी है आपको कि 100% सिलेबस के चक्कर में पढ़ना है, ये मत करना। तो सेकंड थिंग्स, सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता न्यू टॉपिक्स को लेकर के। कैसे? 2 चीजें हैं ये। टाइम मैनेजमेंट, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखने के लिए जाते हैं, है ना, उसका आंसर क्वेश्चन का, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आपको पता होता है लेकिन लास्ट में टाइम नहीं बचता। रीजन बस एक कि आपने हर एक क्वेश्चन को सफिशिएंट टाइम में नहीं दिया। तो कैसे दे सकते हैं उसको जरा समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कितने सेक्शन में आते हैं। तो हमें पता है सर कि 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं सर, एमसीक्यूज आते हैं, एक होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो एमसीक्यूज में आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट में आपसे 8 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सेक्शन जो बी होता है इसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका नंबर होगा 8। क्लियर है, शॉर्ट आंसर टाइप के। और जो सेक्शन सी है इसमें भी आपसे पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। क्लियर है, इनका भी नंबर होगा 8। और यहां पर सेक्शन डी में आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका नंबर होगा 3। इतने आपको आंसर देने हैं। यहां पर विथ ऑप्शन अगर देखें, यहां पर 12 होगा, 12 क्वेश्चन रहेंगे। आउट ऑफ 12 आपको 8 आंसर देने हैं। यहां पर आउट ऑफ 12 आपको 8 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहां पर आउट ऑफ 5 आपको 3 के आंसर देने हैं। ये चीजें समझनी है।
क्लियर है? मैं ये कहता हूं जरा समझ लो आप, जो सेक्शन ए है वो 1 मार्क्स के लिए होता है, सेक्शन बी जो है वो 2 मार्क्स के लिए होता है, सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स के लिए होता है, सेक्शन 4 आपका 4 मार्क्स के लिए होता है। ये देख रहे हैं आप, ये समझ लो तुम। और अकॉर्डिंग टू बोर्ड लॉ ये कहता है कि आपको हर एक करेक्ट लाइन के लिए, हर एक करेक्ट आंसर के लिए जनरली आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर है तो अगर एक लाइन आपने लिख दी वो करेक्ट है तो आपको उसके लिए हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो मैं ये कहता हूं जरा समझिए आप, अगर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज है, अगर आपको पता है आंसर तो हर एक के लिए आपको 1 मिनट देना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं सर चलो 1 मिनट नहीं मैं 2 मिनट देता हूं, ठीक है? तो आपको यहां पे कितने लग जाएंगे? 20 मिनट, है ना? 20 मिनट यहां पे लग गए आपका एमसीक्यू सॉल्व करने में। यहां पर भी 2 मिनट देता हूं, यहां पे एक ही लाइन लिखनी होती है वेरी शॉर्ट आंसर में। तो यहां पर अगर आपने 2 मिनट दिया तो कितना हो गया? 16। मैं ऑन एन एवरेज, चलो कुछ छूट गया तुम्हें बाद में याद आया, मैं यहां पर भी ओवरऑल 20 मिनट लेता हूं कि 8 एमसीक्यू सॉल्व करने में, 8 वेरी शॉर्ट आंसर लिखने में आपको 20 मिनट लग रहे हैं, ठीक है? फिर यहां पर आप समझिए, यहां पर जो सेक्शन बी ये 2 मार्क्स के लिए है, तो मैं कहता हूं 2 मार्क्स के लिए आप 5 मिनट दीजिए। तो 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो 8 5 जा कितना हो गया? 40 मिनट, है ना? 40 मिनट यहां पर हो गया सर, ठीक है? फिर उसके बाद ये जो शॉर्ट आंसर है सेक्शन सी में 3 मार्क्स के लिए, मैं ये कहता हूं इसके लिए आप 8 मिनट दीजिए, है ना? 8 मिनट दीजिए हर एक क्वेश्चन को। तो 8 8 जा कितना हो गया? 64, है ना? 64 मिनट, क्लियर है? और यहां पर देखिए हर एक 3 क्वेश्चन आपको सेक्शन डी में सॉल्व करने हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 मिनट देने, तो कितने हो गए? 30 मिनट। अगर आप इसको काउंट करें तो कितना हो जाता है ये जरा समझिए। यहां पर 40 और 40 कितना हो गया सर? 80 मिनट, है ना? यहां पर 64, चलो मैं 64 का 70 कर लेता हूं सर, ठीक है? यहां पर हो गया ऑन एन एवरेज, ओवरऑल कर लेता हूं 70 मिनट हो गया। देखो सब टाइम बढ़ाकर ही लिख रहा हूं मैं, 70 मिनट हो गया। यहां पर कितना सर? 30 मिनट हो गया। अगर आप इसे काउंट करें तो 70 और 30 कितना हो गया? 100 और 80 कितना हो गया? 180। समझ पा रहे हैं क्या? तो नो डाउट आप 3 आवर्स में, ठीक है, 3 आवर्स में कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगर इस तरह से आपने टाइम मैनेजमेंट किया तो आपका एक भी छूटेगा नहीं, इसे कम ही टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं। रीजन बताऊंगा आगे, समझो जरा। एक चीज आप और करते हैं कि जिन टॉपिक्स को आपने नहीं पढ़ा उनको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहां पर 2 चीजें हैं आपको समझनी। पहला कि अगर वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस के क्वेश्चन उससे पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में, तो आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए उसको। उसकी हेडिंग बना लो, उसकी कुछ ट्रिक बना लो, उसके कुछ फ्लो चार्ट बना लो, उसे याद करके जाओ। लेकिन अगर वो लेस इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पहले वो कवर करना चाहिए, न्यू टॉपिक्स को नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब रिवीजन करते हैं जो पढ़ा हुआ आपका टॉपिक है तो उसे कम टाइम में ज्यादा रिवाइज कर लेंगे, लेकिन किसी नए टॉपिक को पढ़ने जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और वो उतना जल्दी आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ज्यादा सेफ क्या है? जो आपने पढ़ा है बस उसको पढ़े। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ गई सर बात लाइन टू लाइन पढ़ने की, है ना? लाइन टू लाइन आंसर देने की कॉपी में, और जो हम हेडलाइन भूल जाते हैं इसके लिए क्या करें मैं आपको बताऊं। हेडलाइन अगर भूल जाते हैं तो उसका फ्लो चार्ट बनाइए, जैसे मैं करता हूं। मैं जब भी अपने बच्चों को पढ़ाता हूं तो उनको हेडलाइन दे देता हूं, फ्लो चार्ट दे देता हूं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए कि मैं कोई टॉपिक ले लेता हूं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल मुझे लिखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक आ गया तो मैं क्या लिख सकता हूं? पहले कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, डेफिनेशन लिख दूंगा। फिर उसके बाद मैं ये लिखूंगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उसे क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होती है तो क्या कहते हैं, ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस कौन कौन सी हैं, फेजेस में आप बता देंगे कि सर पहली होती है ब्लीडिंग फेज, है ना? दूसरी होती है प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरी होती है ओवुलेटरी फेज, और चौथी होती है सेक्रेटरी फेज, है ना? फिर उसके बाद मैं हार्मोन का ऑर्डर भी लिख सकता हूं, हार्मोन का ऑर्डर। ऐसे हो गया। अब समझो जरा, तो ये मुझे पता है कि डेफिनेशन क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, कि किसी भी जो फीमेल प्राइमेट्स होती है उनकी जो ब्लीडिंग साइकिल होती है, ब्रीडिंग साइकिल होती है, ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, या रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, उसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं बताइए, मिनार्चे। एंड होता है क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, है ना? फेजेस मैंने आपको बताए ही। तो आपको जैसे ये हेडिंग याद हो गई ना, तो आप हर एक हेडिंग में 2-4 लाइनें तो लिख ही सकते हैं।
इतना तो आपको पता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हेडिंग आपको नहीं याद है तो आप लिख नहीं पाते, आप ब्लैंक फील करते हैं। क्लियर है? तो ये आपको नहीं करना है। तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट बना करके क्वेश्चन को लर्न कर सकते हैं, उनके आंसर आपको पता है। क्लियर है? अच्छा, तो ये आपका हो गया लाइन टू लाइन। ठीक है, ये फॉरगेट हेडलाइन का मैंने बता दिया। अब लाइन टू लाइन की बात सुन लीजिए। क्या लाइन टू लाइन लिखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं सर? हमारे तो क्लास में टेस्ट होता है तो बोलते हैं लाइन टू लाइन लिखने के लिए। आप क्यों बोले ऐसा? सर मैंने बोर्ड की कॉपियां चेक की हैं, इतना तो ट्रस्ट रखिए, है ना। और आप एक बार जाकर देख कर आइए, है ना, जैसा मैं बोला हूं ऐसा करके आइए, आपको 100% मार्क्स मिलते हैं। या कोई आपके कॉलेज का टीचर, है ना, बिल्कुल होंगे वो, तो आप उनसे जाकर पूछिए कि क्या सर जरूरी है जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है लाइन टू लाइन वैसा ही लिखना जरूरी है? तो आपको बताएंगे कि नहीं, आपको राइट आंसर लिखना है, लाइन टू लाइन कॉपी नहीं करना है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोल दूं कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ये तो रट्टाफिकेशन हो गया सर। क्या मैं जब लिखने जाऊंगा तो ऐसा ही लिखूंगा तभी मुझे मार्क्स मिलेंगे? नहीं, आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ essential process which are occurred by the plants or green plants. In this process, plant absorb water from soil and take light from sun and take CO2 from atmosphere and to do photosynthesis with the help of chlorophyll molecule. हो गया सर। एग्जामिनर को क्या चाहिए? एग्जामिनर को यह पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट बच्चे को पता है, मुझे मार्क्स देने हैं। और कोई भी एग्जामिनर बच्चे को फेल नहीं करना चाहता, इस चीज को आपको समझना है। और कोई अदर टॉपिक पर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।